इनफैक्ट यहाँ पर कुछ ऐसी फीचर्स हैं जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है महिंद्रा की XUV 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन है ये। और इस गाड़ी को मैं 500 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। तो जो भी चीज़ें आपको जाननी है प्रैक्टिकलिटी के बारे में, गाड़ी का इंजन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, माइलेज कितनी है, वो सारी चीज़ें जो कि जब हम इस गाड़ी को महिंद्रा के R&D सेंटर पर चला रहे थे तब जान नहीं पाए थे, वो सब मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुल मिलाकर के इस गाड़ी का प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा। इंटीरियर के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में एक अलग वीडियो बनाया है, मैंने एक और वीडियो बनाया है जहाँ पर आपको इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज जो है उसके बारे में भी बताया है, और साथ ही साथ इस गाड़ी के सारे नेगेटिव्स क्या हैं उसका भी एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं इंजन के साथ। और यहाँ पर महिंद्रा का 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ड्यूटी करता है। और ये जो इंजन है ये जनरली सेम है जो थार में है, लेकिन यहाँ पर इसका स्टेट ऑफ ट्यून अलग है, ज़्यादा रिफाइंड है, पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। 200 PS की पीक पावर ये इंजन प्रोड्यूस करता है 5000 RPM पर। और पीक टॉर्क यहाँ पर बनती है 380 न्यूटन मीटर्स की 1750 और 3000 RPM के बीच। अभी ये जो नंबर्स हैं ये इस सेगमेंट की किसी और पेट्रोल गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे। इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, रॉ परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए पेट्रोल में खास तौर पर, तो ये जो गाड़ी है ये इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों से ज़्यादा बेहतर है। और ये जो इंजन है ये काफ़ी रिफाइन भी है, सिल्की स्मूथ है। हालांकि अगर आप आउटराइट रिफाइनमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिफाइन भी नहीं है, लेकिन आपको शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये जो गाड़ी है जनरली जैसे आपको पहले कुछ पेट्रोल इंजन्स में एक ग्रफनेस मिलती थी इस तरह के बड़े इंजन्स में एक पर्टिकुलर RPM पे जाने के बाद, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। 2.5-3000 RPM क्रॉस करने के बाद कुछ नॉइज़ ज़रूर आपको सुनाई देती है, लेकिन ये वो रेजिस्टेंस वाली नॉइज़ नहीं है जो कि ये इस ओर इंगित करे कि जो इंजन है वो रेव करने से रिफ्यूज़ कर रहा है। हालांकि ये कंप्लीटली फ्री रेविंग इंजन भी नहीं है, लेकिन इस तरह के बड़े इंजन के लिए आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अगर रिफाइनमेंट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा काम किया है महिंद्रा ने यहाँ पर। और इसके अलावा परफॉर्मेंस भी यहाँ पर अच्छा खासा है। 0 to 100 11 सेकेंड से कम में ये गाड़ी करती है। एक्सेलरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पार्ट थ्रॉटल पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इन सब चीज़ों के अलावा आप अगर स्टीयरिंग की बात करें तो रिलेटिवली थोड़ा सा लाइट है स्टीयरिंग। कुछ और गाड़ियों में अगर आप देखने जाए, कुछ गाड़ियाँ जो पहले भी आती थी, डस्टर का अगर स्टीयरिंग देखें तो काफ़ी करेक्ट था। यहाँ पर ज़रा लाइटनेस है, फीडबैक की ज़रा कमी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसे तेज स्पीड पर भी चला रहे हैं तो आपको निराश नहीं करेगा। इस गाड़ी का बॉडी कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। जो एक कनेक्ट आपको मिलता है जब आप कॉर्नर पे होते हैं तो आपको समझ में आता है गाड़ी कहाँ पर प्लेस्ड है रोड पर। तो अगर उन सब चीज़ों की तरफ आप ध्यान दें तो ये एक कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द रोड स्टीयरिंग व्हील है, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्विंग नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि टोटली लाइफलेस है। तो वहाँ पर भी आपको किसी तरह का कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस गाड़ी का जो एक प्रॉब्लम एरिया है वो है इस पेट्रोल वर्जन में इसकी माइलेज। और ARAI माइलेज जो है इस गाड़ी की डिक्लेयर नहीं करी गई है। और जब हमने इसका टेस्ट किया तो इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कुछ बहुत ज़्यादा निकल करके सामने नहीं आई। सिटी में आपको 7 to 8.5 तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अगर आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक पे चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो हो सकता है कि 7 से भी ज़रा नीचे फ्यूल एफिशिएंसी गिर जाए। लेकिन जनरली 7 to 8.5 तक की फ्यूल एफिशिएंसी आपको सिटी में मिलेगी। खुली सड़कें हैं तो शायद 9 तक भी मिल जाएगी। और अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गति से नहीं चला रहे हैं तो ये गाड़ी आपको 10 या उससे ज़रा ज़्यादा की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, लेकिन आपको बहुत ही जिंजरली, बहुत ही आराम से चलाना होगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी की रेंज इसकी बहुत ज़्यादा वेरी भी नहीं करती है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसे रश करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी अगेन काफ़ी ड्रॉप हो जाएगी। इसे आप आराम से ही चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी का हाईलाइट नहीं है। सबसे बड़े इंजन में से एक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको ज़रा कम मिलती है। 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक है और अगर आप एवरेज पकड़ लें 8 या 9 की तो मेरे ख्याल से 500 एक अच्छा बॉल पार्क होगा जो इसकी रेंज आप समझ के चल सकते हैं। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पर है और मेरे को कोई शिकायत नहीं है। इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में बहुत ही इंटेलिजेंट है, सही वक्त पर शिफ्ट करता है। अगर आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक वेरिएंट में डाउन शिफ्ट करवाना चाहते हैं मैनुअल मोड में जाकर के, ये देखिए यहाँ पर मैनुअल मोड है,
तो आपको इस गाड़ी को 2500 आरपीएम के नीचे रखना होगा, और अगर आप अप शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको इसे 2250 आरपीएम के ऊपर रखना होगा। इसके अलावा अगर आप इसका रेव रेंज देखें तो ये 5000 आरपीएम तक जाती है। इसे किसी गियर में होल्ड करके आप नहीं रख सकते, इवन जब आप मैनुअल मोड में होते हैं तब ये 5000 आरपीएम पर जा करके अपना जो नेक्स्ट गियर है वो सिलेक्ट कर लेती है। इस सब के अलावा इसकी राइड क्वालिटी मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन राइड क्वालिटीज़ में से एक है, और एक स्टैंड आउट फीचर है इस गाड़ी का। बॉडी रोल जो है बहुत ही वेल कंट्रोल्ड है। अभी हम लोग नासिक से वापस आ रहे हैं और ये हमारे सामने कसारा घाट है, और ये काफ़ी फास्ट बेंड्स हैं यहाँ पर। हम लोग जब ऊपर भी आए तब भी हम लोगों ने काफ़ी स्पिरिटेड तरीके से इस गाड़ी को चलाया। तो अगर आप कॉर्नर्स पर कंट्रोल की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है, और अगर आप अपनी गाड़ी एक एंथुसियास्ट के तौर पर चलाते हैं तो ये गाड़ी जो है आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। इस तरह की गाड़ियों में ये जो गाड़ी है ये स्टैंड आउट है। अगर आप इसे कंपेयर करें सफारी के साथ या अल्काजार के साथ या फिर इवन हेक्टर प्लस के साथ, तो ये एक स्टैंड आउट पैकेज है इन टर्म्स ऑफ इट्स डायनेमिक एबिलिटी। यहाँ पर आपको ADAS मिलता ही है, और इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है, और इसे आप एंगेज डिसएंगेज कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी इसे एंगेज कर दिया है यहाँ पर, और एक कोई भी स्पीड लिमिट आप सेट कर दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 30 की स्पीड लिमिट लगा दूँ तो ये जो कार है इसमें आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं। आपके पास स्मार्ट पायलट असिस्ट है जो कि ऑटोमेटिकली लेन को पकड़ करके चलता रहेगा, स्टीयरिंग को भी कंट्रोल करेगा। अगर आप लेन से वेयर आउट हो रहे हैं तो गाड़ी को अंदर लेकर के आ जाएगा। सामने वाली गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो ये भी ब्रेक लगा देगी, सामने वाली गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ेगी तो ये भी आगे बढ़ देगी, और आपने जो स्पीड यहाँ पर सेट रखी है वो स्पीड ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अटेन करती चली जाएगी। तो ये यहाँ पर जो फीचर्स हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, और दूसरी गाड़ियों में आपको ये सारे फीचर्स जनरली नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर सामने कोई सडनली आ जाता है तो ये गाड़ी अपने आप ब्रेक भी लगा देती है। तो सेफ्टी के लिहाज से एक्टिव सेफ्टी यहाँ पर ज़बरदस्त है, और यहाँ पर आपके पास एक ब्लाइंड स्पॉट रिकग्निशन, और यहाँ पर आपके पास ये ब्लाइंड स्पॉट डिस्प्ले सिस्टम भी है, जिससे कि आपके ब्लाइंड स्पॉट में जो गाड़ियाँ हैं वो आपको नज़र आती हैं जब आप टर्न कर रहे होते हैं। ओवरऑल मेरे को इस गाड़ी से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। कुछ एक दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि पहली बात, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आपका मंथली माइलेज ज़्यादा है, तो आप इस गाड़ी को न लें, इसके बजाय डीजल ले लें, क्योंकि इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी लो है, तो आपका जो मंथली बिल है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग हैं, जैसे कि पीछे ब्लाइंड्स नहीं हैं, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी। इसके अलावा ये जो मिरर्स हैं ये ऑटो डिमिंग नहीं है। जो थर्ड रो है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। दूसरी गाड़ियों में ज़रा ज़्यादा, खासतौर पे सफारी से अगर आप कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको थर्ड रो में स्पेस ज़रा ज़्यादा मिलता है। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा फीचर्स की यहाँ पर भरमार है, लेकिन कुछ फीचर्स यहाँ पर मिसिंग भी हैं, और उन सब फीचर्स के बारे में जो कि मिसिंग है यहाँ पर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर ये कम पड़ती है अपने कॉम्पिटिशन से, उनके बारे में अगर आपको पता करना है तो मैंने एक और वीडियो किया है जहाँ पर वो सारी चीज़ें, जहाँ पर XUV 700 में कुछ अवगुण हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप ज़रूर जा करके देख लें। ओवरऑल मैं ये जो वेरिएंट है, जो पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को रेकमेंड करूँगा जिनकी मंथली रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, जिन्हें सिटी में कन्वीनियंस चाहिए और जिनको फ्यूल बिल्स से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको इसके और डीजल के बीच में कोई वेरिएंट अगर चुनना है तो मेरा रिकमेंडेशन डेफिनेटली डीजल रहेगा। हालांकि जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं ये डिस्करेज कर रही हैं डीजल खरीदने के लिए लोगों को, और वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज डीजल की एफिशिएंसी कहीं ज़्यादा है और वो आपकी जेब पर काफ़ी ज़्यादा हल्का पड़ेगा। तो दोस्तों, एज अ कार एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स। मेरे को इस गाड़ी से कोई बड़ी शिकायत नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ ऐसी फीचर्स हैं जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हाई बीम असिस्ट है वो अगर आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है। सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है, इल्यूमिनेशन उस गाड़ी का डिटेक्ट करती है तो ऑटोमेटिकली लो बीम हो जाती है। आपके सामने अगर कोई गाड़ी चल रही है तो ये ऑटोमेटिकली लो बीम पर चली जाती है। तो जो फटीग है आपकी वो बहुत कम हो जाती है, आप लगातार स्टॉक के साथ नहीं खेल रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी फीचर है। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइवर को असिस्ट करते हैं, कुछ उसके नेगेटिव्स भी हैं, और इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने मेरे दूसरे वीडियो में बात करी है। तो अगर आपको इसके नेगेटिव्स देखने हैं तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। मिसाल के तौर पर यहाँ लेन की असिस्ट अभी एंगेज है, लेकिन मैं अगर इसे डिसएंगेज करना चाहूँ तो कोई डायरेक्ट बटन यहाँ पर नहीं है, मुझे मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस।
तो वो एक डायरेक्ट बटन होना चाहिए था, बिकॉज वो चीज़ मुझे लगातार इफेक्ट करती है। एक और छोटी सी शिकायत जो मुझे है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास पैडल शिफ्टर्स नहीं है, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मैनुअली शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से शिफ्ट करने से ज़्यादा बेहतर होता है कि पैडल शिफ्टर्स हों। तो इतने सारे फीचर्स देने के बावजूद भी महिंद्रा ने यहाँ पर जो पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए हैं, ये मेरे को एक ज़रा बड़ा ओमिशन लगा। इसके अलावा विजिबिलिटी वगैरह बहुत अच्छी है, आपको पीछे का दृश्य बहुत आराम से साफ़ सुथरा नज़र आता है। आप अगर यहाँ पे मिरर भी देखेंगे तो किसी तरह का कोई ब्लॉकेट नहीं है, और सामने का साइड का दृश्य बहुत अच्छे से दिखता है। ए पिलर आपको थोड़ा सा एक ब्लाइंड स्पॉट ज़रूर क्रिएट करता है, बट हम में से जो एक्टिव ड्राइवर्स हैं, जो लोग ध्यान से चलाते हैं, उन लोगों को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पेट्रोल गाड़ियों की अगर बात करें इस सेगमेंट में, सबसे पावरफुल है, बहुत ही अच्छा हैंडल करती है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पेस सबसे ज़्यादा नहीं है, फीचर्स बहुत सारी हैं लेकिन कुछ मिसिंग भी हैं। आपको अगर किफ़ायत पे ज़्यादा ध्यान देना है तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। कुछ दूसरी गाड़ियों में शायद आपको ज़रा ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाए, सफारी में तो आपको खैर पेट्रोल मिलता ही नहीं है, लेकिन अल्काज़ार की फ्यूल एफिशिएंसी शायद यहाँ से ज़रा ज़्यादा हो। बड़ा इंजन है, तो अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, किफ़ायत चाहिए, तो आप डीजल की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी रनिंग अगर कम है तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। एक और चीज़ जाने से पहले बताना चाहता हूँ कि जिप, जैप, जूम और कस्टम मोड्स जो आपको डीजल में मिलते हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पर एक और आपके पास एडवांटेज है कि वहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। यहाँ पर भी अगर इको मोड या इस तरह का कोई फ्यूल कंजम्पशन कम करने वाला मोड होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज वही इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो के द्वारा इस गाड़ी की ड्राइव के बारे में जो आप जानना चाहते थे वो आपको जानने को मिला। और अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो उसे कमेंट्स में डाल दीजिए। मैं उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।